प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। मध्ययुग के मुगल बादशाह औरंगजेब पर आजकल खूब बहस हो रही है। क्या इतिहासकार, क्या राजनेता, क्या पत्रकार, कोई भी पीछे नहीं। सब कुछ न कुछ कहने को बेताब हैं। और इसीलिए मुझे कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह गौतम की पंक्तियां यहां पर मौजूद लग रही हैं। कुछ इस तरह से लिखते हैं कुंवर साहब के, बहस हुई थी जोरदार लेकिन धारदार नहीं। बहस हुई थी जोरदार लेकिन धारदार नहीं। बोलने के लिए बेताब तो हर आलिम था। बोलने के लिए बेताब तो हर आलिम था। बात सुनने को दूसरे की था तैयार नहीं। बात सुनने को दूसरे की था तैयार नहीं। और आगे लिखते हैं, तमाशबीन एक राय थे इस बारे में। तमाशबीन एक राय थे इस बारे में। भला हुआ थी किसी के हाथ में तलवार नहीं। भला हुआ थी किसी के हाथ में तलवार नहीं। और तर्ज गुफ्तगू से हो गया जाहिर सबको। तर्ज गुफ्तगू से हो गया जाहिर सबको। बोलने वाले हकीकत से खबरदार नहीं। बोलने वाले हकीकत से खबरदार नहीं। कुंवर साहब अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना यह चाहते हैं कि बहस करने को सब लोग तैयार रहते हैं। बहस करने को और बहस में कूदने को तैयार तो सब रहते हैं, लेकिन असल में हकीकत बहुत कम लोगों को पता होती है। सच बहुत कम लोग जानते हैं, तथ्यों से बहुत कम वाकिफ होते हैं, लेकिन बहस सब करना चाहते हैं। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने इस बहस की शुरुआत की यह कहते हुए कि औरंगजेब एक इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी। अबू आसिम आजमी पर इस तारीफ के बाद एफआईआर हो गई, विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए, बहस बढ़ गई। अब अगर औरंगजेब की बात करें तो इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि बेशक वो धार्मिक रूप से बिल्कुल एक अडिग बादशाह था, जिसे हम कट्टरपन भी कह सकते हैं। बेशक उसने मंदिर तोड़े, बेशक उसने बर्बरता दिखाई, उसने अपने पिता को नजरबंद रखा, शाहजहां को उसने नजरबंद रखा था आगरा के किले में। यह भी सच है कि उसने अपने भाइयों का कत्ल किया, और यह भी सच है कि उसके दरबार में नाच गाना बिल्कुल भी नहीं होता था। ये वो इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ मानता था और अपने पुरखों से बिल्कुल अलग उसके दरबार में नाच गाना बंद था, उस पर पाबंदी थी। इस लिहाज से औरंगजेब को हम इस्लामिक कट्टरपन के प्रभाव में आया बादशाह या प्रभाव में रहा बादशाह कह सकते हैं। इन बातों को देखा जाए तो औरंगजेब एक इस्लामिक कट्टरपंथी जाहिर होता है, लेकिन इस बात का दूसरा पहलू भी है, और यह पूरा सच नहीं। यह भी सच है कि उसने कुछ मंदिरों को दान दिया। यह भी सच है कि जितने भी मुगल बादशाह थे उसमें सबसे ज्यादा हिंदू उसी के वक्त मुगल फौज में थे। मिर्जा राजा जय सिंह को उसने ही शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। कुछ मंदिरों को उसने दान दिया था। यह भी सच है कि उसके वक्त में हिंदुस्तान की सीमाएं, हिंदुस्तान की सरहदें बहुत बड़ी थीं, किसी भी मुगल बादशाह से ज्यादा बड़ी थीं। और यह भी एक फैक्ट है, यह भी एक तथ्य है कि दुनिया की कुल जीडीपी का 24%, 24% अकेले भारत का था। यानी दुनिया की कुल जीडीपी में 24% हिस्सेदारी औरंगजेब के वक्त हिंदुस्तान की थी। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सादा था। मुगल खजाने से वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेता था। व्यक्तिगत रूप से टोपियां सिलता था, जिसे हम स्कल कैप कहते हैं, और कुरान की प्रतियां लिखकर वो जो उसको मिलता था उस पर वो गुजारा करता था। बेहद सादा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके उस्ताद के बगल में, जो उनके उस्ताद की कब्र थी औरंगाबाद में, उसके बगल में उसे दफन किया जाए, बिल्कुल सादे तरीके से, जैसे एक आम इंसान को किया जाता है, और उसको वैसे ही दफन किया भी गया। मतलब यह कि औरंगजेब के किरदार के ये तमाम पहलू सच हैं। जिसे जो पसंद आए वो पहलू उठा ले, जिसे जो समझ में आए और जिसकी राजनीति को जो सूट करे उस पहलू पर बात करें। जिसकी राजनीति को सूट करता है कि वो औरंगजेब को कट्टर साबित करें, उसके लिए भी बहुत कुछ औरंगजेब के किरदार में है। और जिसकी राजनीति को यह सूट करता है कि वो ये साबित करे कि औरंगजेब एक सेकुलर बादशाह था
और दूसरे धर्मों और खासकर हिंदुओं के लिए उसके मन में कोई नफरत नहीं थी, वो चाहे तो अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। दोनों ही बातों के लिए जगह है और सच कहीं बीच में है, लेकिन सच तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। सच तक ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति में, एक किरदार में कई किरदार समाहित होते हैं। निदा फाजली का शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। प्रणाम।